हेलो साथियों, स्वागत है। जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल आरबीएस एकेडमी में स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने पिछले क्लास में परपरागण, स्वपरागण, परपरागण की हानियाँ, परपरागण के लाभ, स्वपरागण के लाभ, स्वपरागण की हानियाँ के बारे में बताया था। और हमने कहा था जो कृत्रिम संस्करण है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कृत्रिम संस्करण, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो इसका परिभाषा देखते हैं। तो मनुष्य द्वारा दो अलग अलग पौधों के लक्षणों को लेकर सर्वश्रेष्ठ लक्षणों वाले पौधों को बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम संस्करण कहते हैं। तो यहाँ पर कृत्रिम संस्करण और एक क्या होता है? कृत्रिम परागण होता है। तो कृत्रिम परागण की कैसे परिभाषा देंगे? मानव द्वारा संचालित कृत्रिम ढंग से किसी जाति के पुष्प के परागकणों को एकत्र कर उन्हें अपनी इच्छा आवश्यकता अनुसार किसी अन्य पौधों के पुष्प में वर्तिकाग्र पर पहुँचाने की प्रक्रिया को कृत्रिम परागण कहते हैं। यानी कि कृत्रिम परागण, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, अलग अलग जाति के पौधों के मध्य सुगमतापूर्वक कराया जाता है। कृत्रिम संस्करण या कृत्रिम परागण दोनों कह सकते हैं हम। कृत्रिम संस्करण और या तो कृत्रिम परागण कह सकते हैं। और कृत्रिम संस्करण के दो आवश्यक प्रक्रम होते हैं। क्या? कृत्रिम संस्करण के दो आवश्यक प्रक्रम होते हैं। कौन कौन से? विपुषण, इमाकल्चरेशन, और थैलीकरण, बैगिंग। यह दो विपुषण और थैलीकरण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विपुंसन के बारे में। तो द्विलिंगी पुष्प में कलिका अवस्था में ही चिमटी की सहायता से उस पुष्प के परागकोश को निकाल देना विपुंसन कहलाता है। विपुंसन की प्रक्रिया केवल द्विलिंगी पुष्पों में अपनाई जाती है। जो विपुंसन की प्रक्रिया है यह केवल द्विलिंगी पुष्पों में अपनाई जाती है। तो किन्हीं दो द्विलिंगी पुष्पों के नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में। दूसरा है थैलीकरण, किसे कहते हैं? तो इस प्रक्रिया में बाध्यकृत पुष्प के वर्तिकाग्र को छिद्रित थैली से ढक देते हैं। क्या? छिद्रित यानी किसी छेद वाली थैली से ढक देते हैं। इससे अन्य पुष्प के परागकण इस पे नहीं पहुंच पाते हैं और पुष्प के परिपक्व हो जाने पर थैली को हटा दिया जाता है। इसे ही थैलीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा? निषेचन। दूसरा क्या हमारा? निषेचन। नर युग्म एवं मादा युग्म के संयोजन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या? नर युग्म एवं मादा युग्मक के संयोजन को यानी मिलाव की क्रिया को निषेचन कहते हैं। पुष्पी पौधों में आंतरिक निषेचन होता है। क्या? आंतरिक निषेचन होता है पुष्पी पौधों में। आगे बढ़ते हैं हम। आज आपका यह बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर समाप्त हो जाएगा, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का। इसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन्स रिप्रोडक्शन के बारे में। तो परागकणों का अंकुरण एवं परागनलिका का निर्माण। तो यह जो वीडियो है आपके क्लास 12th बायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही यदि आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देंगे, इस बार वैकेंसी आ रही है रेलवे ग्रुप डी की, तो उसमें बायोलॉजी पूछता है, तो आप उसके लिए भी तैयार कर सकते हैं। यदि डिफिनीशन के तहत तैयार करना चाहते हैं, आता तो उसमें MCQ है, लेकिन आप यदि डिफिनीशन यानी कि विस्तृत में पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो को देख सकते हैं। और जो रेलवे ग्रुप डी है वह क्लास 10th वाले भी भर सकते हैं। तो परागकणों का अंकुरण एवं परागनलिका का निर्माण। परागकणों का अंकुरण कैसे होता है एवं परागनलिका का निर्माण कैसे होता है? तो यहाँ पर देखिए परागकण यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर दो छोटे छोटे क्या हैं? यह जो बड़ा वाला गोला है, इसके अंदर वाला नहीं, जो बड़ा वाला गोला है इसे परागकण कहेंगे। यही परागकण है।
और यह जो बना हुआ है इसे हम वर्तिकाग्र कहेंगे। यहाँ पर जो ऐसे बना हुआ है इसे हम वर्तिकाग्र कहेंगे। और वर्तिकाग्र के नीचे देखिए वर्तिका है। यहाँ पर जो इस तरह से ऐसे ये वाला जो पोर्शन है यानी अंदर को घुसा हुआ पोर्शन है उसे वर्तिका कहेंगे। और जो अंदर वाला यह नली है उसे हम पराग नलिका कहेंगे। और इसके अंदर जो गोला है इसे भ्रूण कोश कहेंगे। और यह जो बड़ा वाला गोला है इसे बीजांड कहेंगे। और यह जो इससे बड़ा वाला जो गोला है यानी सबसे बाहर वाला उसे अंडाशय कहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। तो पॉइंट्स दिए हैं कुछ। जब परागकण में संगत पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तब इनका अंकुरण होता है और परागनलिका का निर्माण होता है। जैसे यह चित्र बनाया गया है वैसे ही डेफिनेशन है। जब परागकण संगत पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, जब परागकण संगत पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं यानी कि यह वर्तिकाग्र है इस पर पहुँचते हैं तब इनका अंकुरण होता है। यानी कि नीचे देखिए जड़ फोका है, यानी जब आप बीज बोते हैं तब जो जड़ होता है ऊपर फेंकता है, यानी कि जो कनखा होता है शाखा ऊपर फेंकता है और जो जड़ होता है नीचे फेंकता है। तो वही है, वही यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर ये दो क्या हैं, यह दो छोटे छोटे बीज हैं। क्या हैं, यह दो छोटे छोटे बीज हैं और इनका जो जड़ है नीचे है। आगे बढ़ते हैं हम। दिया है जब परागकण संगत पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तब इनका अंकुरण होता है और पराग नलिका का निर्माण होता है। नीचे पॉइंट है, ये पराग नलिका आगे बढ़ते हुए बीजांड में प्रवेश करती हैं। पराग नलिका के रास्ते में ही जनन कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्म का निर्माण करती है। बीजांड में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। बीजांड में जो एक थैलीनुमा संरचना होती है उसे हम भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश में ही अंड कोशिका या मादा युग्म पाया जाता है। अब परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। तो परागनलिका मुख्यतः 3 स्थानों से बीजांड या भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। तो पहला क्या है, पहला विधि क्या है, निभाग द्वारा। क्या है, निभाग द्वारा परागनलिका में प्रवेश। जो परागनलिका है वह निभाग द्वारा परागनलिका का प्रवेश, फिर जो अध्यावरण द्वारा परागनलिका का प्रवेश, फिर तीसरा क्या है, बीजांड द्वारा परागनलिका का प्रवेश। यानी बीजांड द्वारा और अध्यावरण द्वारा और निभाग द्वारा, इन तीनों द्वारा परागनलिका प्रवेश कर सकती है परागकण में। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे हमारा है दोहरा निषेचन। तो नर जनन कोशिका में परागनलिका के अंदर ही समसूत्री विभाजन होता है। नर जनन कोशिका में परागनलिका के अंदर ही समसूत्री विभाजन होता है जिससे दो नर युग्म का निर्माण होता है। दो नर युग्म कौन कौन से हैं इसको बताएंगे आप। हमने आपको बहुत बार बताया है दो नर युग्म कौन कौन से हैं। इनमें से एक नर युग्म मादा युग्म में सक्रिय अनिक्रिया करके, इनमें से एक नर युग्म मादा युग्म से क्रिया करके युग्मनज का निर्माण करता है जो विकसित होकर भ्रूण बन जाता है। तथा दूसरा नर युग्म 2 ध्रुवी केंद्रों से क्रिया कर लेता है जिसे क्या कहते हैं, प्राथमिक भ्रूणकेंद्र, यानी कि जिससे यहाँ पर इसके आगे का लिखना भूल गए तो यहाँ तक पढ़िए। तथा दूसरा नर युग्म 2 ध्रुवी केंद्रों से क्रिया कर लेता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण होता है, यही बाद में भ्रूणकोश बन जाता है। इसे संपूर्ण क्रिया को ही दोहरा निषेचन कहते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे, निषेचन प्लस त्रिशल्यन द्वारा यानी द्विनिषेचन। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से भी समझ सकते हैं, निषेचन प्लस त्रिशल्यन इक्वल टू द्विनिषेचन। अब हमारा तीसरा क्या है, निषेचन पक्ष घटनाएं। निषेचन के पूर्व घटनाएं, निषेचन, फिर निषेचन के पक्ष घटनाएं। निषेचन के पश्चात निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। निषेचन के पश्चात
निम्नलिखित घटनाएं होती हैं कौन कौन सी? पहला है भ्रूणकोश का विकास, दूसरा है भ्रूण एवं इसका विकास, बीज एवं फल का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है यानी दिया है भ्रूणकोश, तो जिस थैले जैसी संरचना में भ्रूण बनता है उसे भ्रूणकोश कहते हैं तथा भ्रूणकोश को पोषण प्रदान करने वाली त्रिगुणित कोशिका को भ्रूणकोश कहते हैं। तो यहाँ पर भ्रूणकोश इस तरह से भी समझ सकते हैं डायग्राम के माध्यम से। फिर भ्रूणकोश के 3 भाग होते हैं, कोशिकीय भ्रूणकोश, केंद्रीकीय भ्रूणकोश और हेलोबिलियल भ्रूणकोश। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा दिया है भ्रूण एवं इसका विकास। तो यहाँ पर पहला क्या है? द्विबीजपत्री से भ्रूण का विकास, द्विबीजपत्री से भ्रूण का विकास और एक बीजपत्री से भ्रूण का विकास यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले युग्मनज होता है, एक युग्मनज होता है, उसके अंदर क्या होता है? बीज होता है। फिर यहाँ पर अनुप्रस्थ विभाजन होता है। फिर यहाँ पर देखिए 2 भागों में बट जाता है, एक आधारी कोशिका होता है, दूसरा अगस्थ कोशिका होता है। पहला आधारी कोशिका और दूसरा अगस्थ कोशिका। फिर इन दोनों का उद्ग्र विभाजन होता है। फिर अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा क्या होता है? उद्ग्र विभाजन होता है, फिर अनुप्रस्थ विभाजन होता है। फिर यहाँ पर क्या होता है? 4 भागों में बढ़ जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर 2 अनुप्रस्थ विभाजन, फिर 6-10 अनुप्रस्थ विभाजन। यहाँ पर इस भाग को हम निलंबक कहते हैं और चूसांग कहते हैं। इस भाग को हम चूसांग कहते हैं और इस भाग को हम क्या कहते हैं? स्फीतिका कहते हैं। और इस भाग को हम क्या कहते हैं? हाइपोवेसल कहते हैं। और इस भाग को हम ईपीवेसल कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कितने भागों में बांटा गया है? यहाँ पर 8 हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 भागों में बांटा गया है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर हाइपोबालस यानी कि गोलाकुर या मूल या जड़। फिर क्या दिया गया है? ईपीवेलस का मतलब होता है बीजपत्र। इसके 2 भाग होते हैं, ईपीवेलस के बीजपत्र और प्रांकुर, तना तथा पत्ती। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है अपअग्रस्त कोशिका में 2 अनुप्रस्थ विभाजन तथा आधारी कोशिका में 6-10 कितना होगा? -4 अनुप्रस्थ विभाजन होता है। फिर दूसरा पॉइंट है आधारी, यानी जैसे जैसे चित्र बनाया गया है वैसे वैसे यहाँ पर इसका पॉइंट्स है। तो आप चित्र किसी दूसरे पन्ने पर बनाकर यानी कि जो पॉइंट्स दिया गया है, नोट्स दिया गया है, इसको पढ़िए। आधारी कोशिका में 6-10 अनुप्रस्थ विभाजन के पश्चात प्राप्त संपूर्ण कोशिका को निलंबक कहते हैं। निलंबक की निचली कोशिका को चूसांग तथा ऊपरी कोशिका स्फीतिका कहलाती है। अभी हमने आपको बताया था चित्र में। तीसरा पॉइंट है अगस्त कोशिका में 2 अनुप्रस्थ विभाजन के पश्चात प्राप्त कोशिकाओं से स्फीतिका के पास उपस्थित कोशिकाओं को हाइपोवेलस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोवेलस कहते हैं। तथा अगस्त कोशिका के ऊपरी कोशिका को ईपीवेलस कहते हैं, ईपीवेसल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाइपोवेसल कोशिका से मूलांकुर का निर्माण होता है। फिर मूलांकुर से मूल या जड़ का निर्माण होता है। फिर ईपीवेलस से बीजपत्र एवं प्रांकुर का निर्माण होता है। प्रांकुर से तना एवं पत्ती का निर्माण होता है। इस प्रकार द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास होता है और नया पौधा बनता है। नोट: द्विबीजपत्री की तरह ही एक बीजपत्री पादपों में भी भ्रूण का विकास होता है, परंतु एक बीजपत्री पादपों में केवल एक बीजपत्री का निर्माण होता है, बीज एवं फल का निर्माण होता है।
अब यहाँ पर बीज का निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। तो निषेचन क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप बीजांड से 3 बीज का निर्माण होता है। बीजांड के दोनों आवरण बीजावरण का निर्माण करते हैं। बीजपत्र या भ्रूणकोश में भोजन संचित हो जाता है। इसमें पानी की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है और भ्रूण सुप्ता अवस्था में चला जाता है। इस प्रकार बीजावरण से धीर यानी कि घिरी संरचना को बीज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है फल का निर्माण। क्या है फल का निर्माण? तो फल एक दिया है, फल एक परिपक्व फल का निर्माण है। यह नेक्स्ट लास्ट पॉइंट से है फल का निर्माण। तो फल एक परिपक्व अंडाशय है। जिस समय बीज का निर्माण होता है उसी समय अंडाशय फूलकर वह रसीला बड़ा फल का निर्माण होता है। अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति निर्माण होता है। जब फल के निर्माण में केवल अंडाशय भाग लेता है तो इस प्रकार के फल को सत्य फल कहते हैं, जैसे आम कहते हैं। नेक्स्ट है निषेचन के बाद पुष्प चक्रों में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। निषेचन के बाद जो पुष्प चक्र होते हैं उसमें निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पर पहला है बाह्य दल पुंज अलग हो जाते हैं तथा कुछ पौधे के फलों में लगे रहते हैं। बाह्य दल पुंज का मतलब होता है अलग हो जाते हैं तथा कुछ पौधे के फलों में लगे रहते हैं, यानी कुछ पौधे जो हैं जो कुछ फल हैं पौधों में लगे रहते हैं। दूसरा है दल पुंज सूख कर निकल जाते हैं। यदि यहाँ पर दल पुंज आता है उसका मतलब वहाँ पर जो बीज होगा सूख कर निकल जाएगा, यानी सूखा जाएगा। पुमंग पुमंग भी सूख कर नष्ट हो जाते हैं। पुमंग भी सूख कर नष्ट हो जाते हैं। जायांग स्त्री केसर के वर्तिका सूख जाते हैं तथा अंडाशय फल एवं बीजांड का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अनिषेचक जनन या फलन। अनिषेक जनन या फल। क्या नाम है? अनिषेक जनन या फल वह क्रिया जिसमें बिना निषेचन के ही फल का विकास होता है। वह क्रिया जिसमें बिना निषेचन के ही फल का विकास हो जाता है उसे अनिषेक जनन या अनिषेक फलन कहते हैं। इस प्रकार से बने फल में बीज नहीं जैसे होता, जैसे अंगूर केला इसमें बीज नहीं होते हैं, उसे हम अंगूर और केला को हम क्या कहेंगे? अनिषेक जनन कहेंगे। नेक्स्ट है असंग जनन। असंग जनन जब बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है असंग जनन कहलाता है। इसमें न तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और न ही भ्रूण का विभाजन होता है, जैसे आलू और गन्ना। बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण होता है। और बहुभ्रूणता तो जाइलो कई विभाजनों के द्वारा, यानी जो बहुभ्रूणता है वह कई विभाजनों के द्वारा एक से अधिक भ्रूण का निर्माण करते हैं। इसके फलस्वरूप अनेक बीजों का निर्माण होता है जिसे बहुभ्रूणता कहते हैं, जैसे संतरा और नींबू। तो धन्यवाद। आज की आपकी क्लास समाप्त हो गई। पौधों में लैंगिक जनन का जो चैप्टर है समाप्त हो गया। बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 2। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे चैप्टर 3 के बारे में मिलेंगे। उससे पहले हम आपको चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट प्रश्न और जो MCQ प्रश्न होते हैं उसको सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद।